अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। वेलकम टू ब्रेजन ट्रुथ। जी सामीन इकराम, आज मैं आपके सामने तज्जिया करूंगा कि पीटीआई हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है उस वक्त से अब तक जो कुछ हो रहा है, उस व्हाट इज़ द मेथड टू दिस मैडनेस, कि उसका उसका जो जो कुछ वो करती आ रही है, जिसमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसको मैं उसकी बड़ी पिक्चर आपके सामने पेश करूंगा और पूरी स्टोरी समझाऊंगा कि ये किस तरफ जा रही है और ये क्यों ऐसे सारे इकदाम उन्होंने लिए। जैसा सामीन इकराम, जो लोग मेरे वीलॉग्स को फॉलो करते हैं, जो व्यूवर्स बाकायदगी से मेरे वीलॉग्स देखते हैं, उनको मालूम है कि मैं हमेशा कोशिश मेरी होती है कि बड़ी पिक्चर आपको समझाऊं, छोटी छोटी चीज़ों में उलझाता नहीं। डेली की जो खबरें आती हैं कुछ पर तबसरा ज़रूर किया जाता है, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप उलझ जाएं और उसी में ही आपकी जो निगाह है वहाँ महदूद होकर रह जाए, ऐसा नहीं करता। तो सामीन करम, बड़ी पिक्चर ये है कि जब से पीटीआई हुकूमत आई है वो कुछ ऐसे मामलात करती जा रही है जिनको जो कि जिसकी पूरी सेंस बनाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि जो शख्स किसी भी सिस्टम की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाता है तो वो जानता है कि किस जगह से उस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है या उस सिस्टम को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है। यूँ समझ लीजिए कि अगर कोई शख्स किसी सिस्टम की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठा के इक़्तिदार में आ गया, उस सिस्टम के ऊपर काबिज़ हो गया या उसके सिस्टम के ऊपर कंट्रोल ले लिया, तो फिर उसे मालूम है कि वो किस तरीके से आया है और फिर बाकियों का वो रास्ता वो रोकना चाहेगा कि वो भी कहीं उसको उसको उसी तरीके से ही डिसलॉज ना किया जा सके। तो सामीन इकराम, इमरान खान साहब ने की हुकूमत में आने के लिए जो जो उनसे रास्ते इख्तियार किए, जो जो उनसे तरीके इख्तियार किए, उस चीज़ का उनको अच्छी तरह से शऊर है और उन्होंने उन तमाम रास्तों को अपने जहन से नहीं निकाला। ये गलतियां वो करते रहे जो हमारे दीगर सियासतदान हैं, दीगर सियासी लीडरान हैं, वो समझते रहे कि हमने तो चलें ये ऑप्शंस लिए इक़्तिदार में आने के लिए, लेकिन आप आगे आने वाला हमारा कंपेटिटर जो है वो शायद वो रास्ता अख्तियार नहीं करेगा। वो उस जगह से गाफिल हो गए और उन्होंने वो गलतियाँ दोहराई और फिर उसका उन्हें खमियाजा भी भुगतना पड़ा। तो सामीन इकराम, पीटीआई हुकूमत बिलखुसूस खान साहब ने ऐसा किया, उनसे हुआ कुछ, लेकिन ज़्यादातर बिलमुम देखा जाए तो उन्होंने वो तमाम रास्ते बंद करने की भरपूर कोशिश की। इसको देख लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट का एक तरीका रहा है कि वो पहले आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाती है और आप कॉम्प्रोमाइज़ करते जाते हैं। जिस तरह मियाँ साहब का वो मुख्तलिफ स्कैंडल्स हुए, गेट वो डॉन लीग्स वगैरह, उसके बाद उन्होंने अपने वज़रा की कुर्बानियाँ दी, बहुत सारी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ किए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बहुत सारे मामलात के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ किए और उसको सियासत समझा और उसको माफ़ कीजिएगा, तो वो लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? तो होता यह रहा कि पहले आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा गया। मैं थोड़ा सा आसान आपके लिए कर दूं कि पहले यूं कहा जाता है, रास्ता हमवार किया जाता है कि आप, अब मैं स्पेसिफिकली फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाता हूं ताकि आपको समझ आ सके कि ये होता क्या है। जिस तरह फॉरेन पॉलिसी के अंदर पहले आपको एक हमवार रास्ता दिया जाता है कि आप अपने किसी हमसाये के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें, लेकिन जब आप वो करने नहीं चल पड़ते हैं तो फिर आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से घेर लिया जाता है और आपको मोदी का यार और गद्दार बना दिया जाता है और फिर अनलीश कर दिया जाता है उन अपोजिशन को जिनके आशीर्वाद हासिल होती है इस्टेब्लिशमेंट की, और फिर इस तरीके से जो है वो हुकूमत जो है बैकफुट पे चली जाती है। यह चीज़ खान साहब को अच्छी तरह पता थी, मालूम है, और उन्होंने ये गलती नहीं दोहराई। उन्होंने जब ये देखा कि अब उनको उस तरफ लेके जाया जा रहा है जिस रास्ते के ऊपर पहले भी कहीं वज़ीर आज़म चले और उसके बाद फिर वो उस गड्ढे में गिरे कि उन्हें कोई निकाल ना सका, तो उन्होंने बिल्कुल स्टांस चेंज कर लिया और उन्होंने कह दिया कि नहीं जी, अब तो मैं बिल्कुल भी इस मामले के ऊपर, हुकूमत जाती तो जाए, मैं इस गड्ढे में नहीं गिरूंगा। तो ये एक आपके सामने मैंने एग्जांपल दी। बुज़दार की साहब की कहा जाता है मुबैना तौर पे कि इस्टेब्लिशमेंट उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं है और उन्होंने बड़े तरीक़ों से इस बारे में अपने कंसर्न्स शो किए हैं। लेकिन खान साहब को मालूम था कि अगर एक जगह मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो फिर मुझे करते ही रहना पड़ेगा और ये सिलसिला बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो बेनिफिशरी रह चुके हैं इन सारे मामलात के एक ज़माने में। तो उन्होंने वहीं पर स्टॉप लगा दिया कि यही बात ही ना मानी जाए ताकि मज़ीद भी ना मानी जाए। तो फिर अगर मानते जाएंगे, मानने में भी उन्हें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उस मानने का अंजाम यह होता है जो कि मियाँ साहब का हुआ, मोहतरमा के साथ हुआ। तो उन्होंने वो रास्ते को ही ब्लॉक करने की कोशिश की। फिर जिन हलकों के तहत या जिन लोगों के
को इस्तेमाल करके या उनकी मदद से, जिसमें वाज़ेह एग्जांपल आपके सामने जहांगीर तरीन एंड कंपनी की है और उनके रुफ़का की है कि किस तरीके से उनको उनकी मदद के लिए इस्तेमाल किया गया। तो वो जिन ताकतों ने जहांगीर तरीन एंड कंपनी को खान साहब के को इक़्तिदार में लाने के लिए इस्तेमाल किया, तो खान साहब को मालूम था कि उन किसी और को भी लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इससे पहले कि वो एक्टिवेट हों, इन्होंने उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने भी एक रास्ता बंद करने, और उसकी शुरुआत वहीं से हो गई थी जी, जब जहांगीर तरीन को डिस्क्वालिफिकेशन हो गई और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन होते गए। तो उन्होंने भांप लिया था कि ये जो मेरा सियासी दोस्त और जो जैसे बकौल खान साहब के उनके दोस्त और बड़े करीबी साथी जो हैं, उनकी लॉयल्टीज़ कहाँ लाया करती हैं और वो किस तरीके से वो उनके साथ शामिल हुए। तो बहरहाल, तो ये इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। उसके बाद जो बड़ा अहम रोल अदा किया था खान साहब को हुकूमत में लाने के लिए, वो मेन स्ट्रीम मीडिया था। आपको याद होगा कि जब वो धरने देते थे तो मुसलसल घंटों की उनकी फुटेज होती थी, उनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ होते थे और बड़ी ज़बरदस्त किस्म के उनके कुछ एंकर्स तो उनके साथ कंटेनर पर चढ़ जाते थे। तो उन्होंने ये जांच लिया कि अब अगर उनके ख़िलाफ़ कोई तहरीक लाई जाती है किसी भी तरफ से, तो फिर ये एंकर्स फिर उनके लिए एक सरदर्द बन जाएंगे। तो उन्होंने आते ही पहले तो मीडिया को इतना चौक किया कि उनको सबक सिखाया और उन्होंने बिल्कुल अलाइन कर लिया। ये गलती कह लें या ये उनकी नज़दीक गलती थी नवाज शरीफ साहब की, कि उन्होंने या मोहतरमा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, उन्होंने मीडिया को उस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की और नतीजतन उनकी हुकूमत पर तनकीद होती रही और फिर वो कमज़ोर हो गई। और ख़ास तौर पर मियाँ साहब के ऊपर तो मीडिया के थ्रू जो वार किए गए उससे वो तो बड़े मोहलक साबित हुए और वही वजह भी बनी खान साहब की मकबूलियत में इजाफे की, जब उनके क्राउड को हाईलाइट करके चंद चैनल्स में शो किया जाता था और उनकी स्ट्रेंथ को इन्हांस किया जाता था। वो सब चीज़ें नहीं भूले थे। तो उन्होंने आते ही इस तरह से पहले उनकी फंडिंग, उनके जो इश्तहारात थे उसके ऊपर कंट्रोल किया और फिर आपको मालूम होगा कि बहुत सारे एंकर्स और बहुत सारे और अमला जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर मुलाजिम था वो उसको हाथ धोना पड़ा, उनके इदारे बंद होने शुरू हो गए। तो लोगों की रोज़गार ख़त्म हो गई, सहाफ़त के ऊपर एक कारी ज़रब लगी। ये उन्होंने किया। और वो जो बड़े एंकर थे जो बहुत ज़्यादा ज़बान दराजी करते थे, उनको नौकरियों से हाथ धोए उन्होंने और फिर वो घर पे बैठकर सोशल मीडिया पे अपने चैनल्स बना लिए और मेहनत कर के उन्होंने अपने फॉलोअर्स इंक्रीज़ किए और फिर वहाँ से उनकी कुछ इतनी आमदन होनी शुरू हो गई कि उनका घर का चूल्हा चलना शुरू हो गया। लेकिन वो क्योंकि अपनी रवैश से नहीं हटे और उन्होंने वही करते रहे, बल्कि जो काम वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे कर रहे थे वो उन्होंने अपने प्राइवेट चैनल्स पे उसको 10 गुना बढ़ा कर करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब सामीन कर आप समझिए कि एक बहुत बड़ी जनरेशन जो है जो खान साहब की फ़ैन है वो सोशल मीडिया पे बैठी है। मिलेनियल्स आप देख लीजिए, ये वो कौम है जो शायद टीवी भी देखती ही नहीं और उनका जो ज़्यादातर जो एंटरटेनमेंट है या उनका जो टाइम गुजरता है वो सोशल मीडिया पे गुजरता है। और इसी तरीके से आप देख लीजिए 2010 से फोकस किया गया बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, ताकतवर हलकों ने या जो भी सपोर्टरान थे खान साहब के या खान साहब के खुद इंडिजिनस जो सेल्स थे मीडिया, उन्होंने फोकस किया यंग यूथ के ऊपर सोशल मीडिया के थ्रू, जिसकी वजह से जो है उनके अभी भी आप देख लीजिए कि वो एक बहुत बड़ी तादाद में यंग जनरेशन जो है उन्हें अपना हीरो मानती है और उनके खिलाफ किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाल लें तो उस पर जिस तरह से किस स्पीड से तनकीद आती है, अगर आपने तनकीद कर दी है गलती से खान साहब की किसी भी बात पर, तो आपके साथ जो कुछ सोशल मीडिया पे होता है, ये वही जनरेशन है जिस पर कई सालों से, एक दहाई से ज़्यादा सोशल मीडिया पे काम हुआ था। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये वो रास्ता था सोशल मीडिया का कि खान साहब को इसका अंदाज़ा था भरपूर तरीके से कि इसका भी कुछ करना है लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब इस दौर के अंदर, इस ज़माने के अंदर जो है किस तरीके से सोशल मीडिया को लगाम डाली जाए। बहरहाल लेकिन अब मजबूरी बन चुका था और फिर उन्होंने वही किया। और ये अब पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी
जो जो है मीडिया MDA, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी गालबन इस तरह से नाम है, वो अब तकरीबन ऑर्डिनेंस के थ्रू वो लॉन्च होने वाला है। और उसके बाद मीडिया जो पार्ट है, सोशल मीडिया जो है, जो बहुत तनकीद करता है हुकूमत पे, खान साहब पे, वो खामोश हो जाएगा। तो ये वो ही एक सिलसिला है, वो रास्ते हैं, वो सुराख हैं जिन। और फिर अगर जिक्र जुडिशरी का ना किया जाए तो वो भी वहाँ पर थोड़ा सा इनसे मिसकैलकुलेट हो गया। जितना फ़ायदा खान साहब को जुडिशरी से हुआ और जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन हुई मियाँ साहब की, उनको सिटिंग प्राइम मिनिस्टर घर चले गए, फिर जेल की हवा खानी पड़ी, तो उनको अच्छी तरह अंदाज़ा था खान साहब को कि जुडिशरी जो है उससे कितना उनको बेनिफिट हुआ है, या उनके बेनिफिशरी वो रहे हैं जो कुछ भी हुआ पास्ट के अंदर। तो उन्होंने आते ही इस चीज़ को सीरियसली लिया और फिर रेफरेंस, काजी फायज़ ईसा का रेफरेंस आपके सामने मौजूद है यहाँ पे। बहरहाल उनकी जितनी भी काजी फायज़ ईसा साहब ने कमाल दलेरी के साथ मुकाबला किया जी, और सारी दुनिया में कोई भी उनके साथ नहीं, कोई पार्टी, कोई उसके इनकी सपोर्ट डायरेक्ट करने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना केस विन कर लिया उन्होंने। यहाँ पर उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी खान साहब की ख़राब हो गई। आने वाले वक्त में हो सकता है कि इस मामले पे कोई और तरीका, कोई और सिस्टम लाया जाए, क्योंकि ये एक वो सुराख रह गया है जिसको बंद करना अभी बाकी है। खैर, तो सोशल मीडिया का तो मैंने जिक्र कर दिया। ये मैंने एक आपको पूरा एक सिस्टम बताया है, एक पूरा एक तरीकाकार बताया है खान साहब का कि वो ये सब कुछ क्यों करते आए हैं और कैसे कर रहे हैं और आगे वो क्या कर सकते हैं। कोई ऐसा और तरीका जो खान साहब ने इस्तेमाल किया, ताकत में आने के लिए इस्तेमाल किया और रह गया हो जिक्र में, तो यकीन कर लीजिए इस फार्मूले पर रख लीजिएगा। कल आपके फहम में आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों हो रहा है और खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने इक़्तिदार को तवल्लुद देने के लिए वो तमाम रास्ते मिटा रहे हैं जिस रास्तों पर चलते हुए वो ख़ुद इक़्तिदार की कुर्सी पर आके बरजमान हुए हैं। आज तक के लिए इतना ही। सैयद ज़ीशान हैदर को इजाज़त दीजिए। प्रेजेंट ट्रुथ से फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।